इसमें पहला क्वेश्चन लिया गया है 2014 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट लाइन या कमेंट्स, इनको हम लोग कमेंट लाइन बोलते हैं, तो कौन सी वैलिड है? ये 4 दी गई हैं। तो आपको पहले फंडामेंटल बता दें कि एक आपका ये लाइन होती है सिंगल कमेंट लाइन, और एक आपका ये होती है, जैसे यहां कुछ लिखा सिंगल लाइन में, ऐसे यहां पे पूरा पूरा डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं मल्टीपल लाइन के लिए, और फिर इसको ऐसे बंद कर देते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी है वो सब इनवैलिड है। एक और होता है लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट लाइन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टार्टिंग ये पहला वाला किससे मैच कर रहा है? इससे, तो इसका मतलब ये वाला वैलिड है। उसके बाद ये तो होता ही नहीं है, ये आपका तीसरा वाला वैलिड है, और ये भी आपका नहीं होता क्योंकि स्लैश साइन से पहले स्टार लगा दिया है, ये वाला पार्ट गलत है, इसलिए वैलिड नहीं है। तो आपका यहां पर 1 और 3 ये आपका वैलिड है। और 1 का मतलब क्या है कि इज अ मल्टी लाइन कमेंट, और आपका 3 में क्या है? सिंगल लाइन कमेंट लाइन, ठीक है। तो ये आपका पहला और तीसरा वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड है। ये याद रखिएगा, ये फंडामेंटल था हमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज नेम एनी टू जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस पैकेज। तो पैकेज आपको बताया गया जो आपका आईओ पैकेज यूज करते हो, यूटिल पैकेज यूज करते हो, java.lang यूज करते हो, java.net होता है, java.applet होता है, बहुत सारे पैकेज होते हैं। तो आप लोग 2 याद रखिए, कम से कम 2 क्या 3, एक java.lang जो बाय डिफॉल्ट अपने प्रोग्राम में आ जाता है, और एक java.util और एक java.io। और बाकी पैकेज होता क्या है? तो यहाँ पे क्या है लिखा है, रिलेटेड क्लासेस आर ग्रुप्ड टुगेदर एज अ पैकेज, यानी एक दूसरे से रिलेटेड क्लासेस आपस में एक ग्रुप बनाकर किसी जगह रखी जाती हैं। तो उस जगह को जिसके अंदर रखी जाती है उसको हम लोग पैकेज कहते हैं। उसमें सारी क्लासेस आपस में जो रिलेटेड क्लासेस वो रखी होती हैं। अ पैकेज प्रोवाइड्स नेम्स, स्पेस, मैनेजमेंट और एक्सेस प्रोटेक्शन, यानी प्रीडिफाइंड फंक्शन वगैरह, ऑपरेटर वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर उसके बाद पैकेज का नाम, तो java.lang, java.util, java.io, ये आपके पैकेज के नाम बता दिए गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा दैट इज a 64-bit integer and is used when you need a range of values wider than those provided by int। तो int में, int मतलब इंटीजर में वाइड रेंज प्रोवाइड करने वाला जो है कौन सा डेटा टाइप होता है? तो आपको बताया गया था पढ़ाई करते समय, इंटीजर के 4 टाइप होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो इसमें सबसे वाइडर रेंज किसकी होती है? तो लॉन्ग की होती, लॉन्ग की। अब यहाँ पे 64 कह दिया गया है, तो क्योंकि हम लोग बाइट में याद करते हैं तो ये 8 बाइट होता है, और बाइट को आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है, ये बिट में दिया गया है, तो इंटू 8 कर दें तो आपका ये 64 बिट आ जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट है, अ सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर दोज डिफॉल्ट वैल्यू इज, सिंगल कोट्स में /u और 4 0, ये किसका होता है? /u 4 0। तो आपको मालूम है ये डिफॉल्ट वैल्यू आपकी कैरेक्टर की होती है, /u 4 0 ये कैरेक्टर की होती है। तो यहां पे कैर, अब वही चीज है, यहां पे 16 बिट कहा गया, और हमें मालूम है 2 बाइट पर कैरेक्टर लेता है कैरेक्टर वेरिएबल, तो इंटू 8 कर दें तो ये आपका 16 बिट निकल आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है?
तो फ्लोट आपका 4 बाइट मेमोरी लेता है और डबल आपका 8 बाइट मेमोरी लेता है, ये हम लोगों को मालूम है। और दूसरा एक लिख दिया गया है, फ्लोट इज ऑफ सिंगल प्रिसीजन वाइल डबल इज ऑफ डबल प्रिसीजन। तो ये प्रिसीजन से मतलब है कि कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करता है। तो हम लोगों को मालूम है कि फ्लोट जो है पॉइंट के बाद में 6 डिजिट तक, यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती हैं, तो ये मैक्सिमम आपका 6 डिजिट तक हो सकती हैं। ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका फ्लोट में होता है। और डबल में पॉइंट के बाद में 16 डिजिट तक कुछ भी आपकी वैल्यू होगी, पॉइंट से बाद में 16 डिजिट तक वैल्यू आपकी स्टोर हो सकती है। ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइंड द एरर, और उसमें कहा गया करेक्टली असाइन वैल्यू एरे। ठीक है, अब जैसे ये एरे की एक लाइन है, तो एरे का सिंटेक्स आपको अगर मालूम है तो ये लाइन आप कर ले जाओगे आराम से। तो सिंटेक्स क्या है आपका कि आप एरे का टाइप लिखते हो, इंट फ्लोट डबल कैर जो भी, और उसके बाद आप एरे का नाम लिखते हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो इज इक्वल टू न्यू, और उसके बाद आप फिर से INT लिखते हो और यहाँ पे साइज देते हो। तो ये सिंटेक्स अगर नहीं, एक और चीज होती, यहाँ पे ऐसे भी करा जा सकता है, ये भी आपका वैलिड है कि INT लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया, बंद किया, फिर स्पेस देकर A लिखा और बाकी आगे का सब कुछ सेम, तो ये भी होता है। तो यहाँ पे गलती क्या दिखाई पड़ रही कि ये गोल वाला ब्रैकेट लिख दिया गया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखा गया और यहाँ पे गोल वाला ब्रैकेट लगा दिया गया है, ये दोनों गलती दिखाई पड़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखें INT i इज इक्वल टू 0, ये ठीक है, और i इज लेस देन इक्वल टू 5 लिख दिया गया। और हमें मालूम है एरे का अगर ये 5 हमने यहाँ साइज दिया है तो 5 का मतलब ये 5 बॉक्स बनाएगा A नाम का एरे। और स्टार्टिंग कहां से होगी, 0 1 2 3 4, तो ये लूप जब चलाएंगे तो 0 से 4 तक चलाएंगे, यानी लेस देन 5। और यहाँ क्या लिखा है, इक्वल टू 5, तो इक्वल टू चलाएंगे तो 6 बार चल जाएगा, तो ये भी गलत है। तो ये दो गलतियां आपने यहाँ पर देखी और इसको करेक्ट करके आपको लिख देना है। तो यहाँ लिखा है, ये देखिए, ये आपका जो है अभी भी यहाँ पे मिस्टेक है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। ये करेक्ट कर दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 4 लिखिए या लेस देन 5 लिखिए, बाकी सब सही है। और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि गलती क्या है। तो एक्सप्लेन करते समय बता दिया कि द साइज ऑफ एन एरे इज स्पेसिफाइड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड नॉट पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये बता दिया। स्क्वायर ब्रैकेट होता है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं होता है। और दूसरा आपका बता दिया यहां पर, सिंस द एरे इज लेंथ 5, द इंडिसेस रेंज, इंडिसेस मतलब इंडेक्स नंबर, रेंज फ्रॉम 0 to 4 होनी चाहिए। द लूप वेरिएबल I is used an index of array and in the given program segment it takes value 0 to 5 यानी कि A4 तक would result in an array index out of bound। अगर हम 5 तक चला देते हैं इसको, जैसे कि ये ऊपर चलाया गया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, ये एक्सेप्शन आएगी, एरर आएगी। इसलिए इसको लेस देन इक्वल टू 4 चलाएं या लेस देन 5 चलाएं, ये इसका मतलब है। आपका यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स दिए गए हैं, ये ऑपरेटर्स को आपको प्रेसिडेंस, ये कहा गया हायर प्रेसिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस, यानी पहले कौन सॉल्व होगा और बाद में कौन सॉल्व होगा, इसके हिसाब से अरेंज करना है आपको इसको। ठीक है, तो आपको जो क्लास के अंदर फंडामेंटल बताया गया था, सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर बताया गया था, यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस वाला। उसके बाद बाइनरी बताया गया था। तो बाइनरी में आपका फोर टाइप थे,
पहला आपका बाइनरी में अर्थमेटिकल वाला था, अर्थमेटिकल वाला, दूसरा आपका जो है रिलेशनल था, और तीसरा आपका जो है लॉजिकल, और चौथा आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट तो अर्थमेटिकल में आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड ये साइन थे, रिलेशनल में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू थे, लॉजिकल में एंड, और नॉट था, असाइनमेंट आपका सिंगल इक्वल। तो ये जो आपको तरीका बताया गया था, ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, ये हायर टू लोअर सीक्वेंस है जो आपकी कॉपी में क्लास में पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले इसमें देखें तो ये इस प्रेसिडेंस के हिसाब से प्लस प्लस, तो नंबर 1 पर प्लस प्लस होगा। फिर आप देखिए ये अर्थमेटिकल, नंबर 2 पे अर्थमेटिकल होगा, ये अर्थमेटिकल दिखाई पड़ रहा है। नंबर 3 पे आपका ये ग्रेटर देन इक्वल टू यानी रिलेशनल, तो ये रिलेशनल होगा, और नंबर 4 पे आपका लॉजिकल। तो ये अगर प्रेसिडेंस आपको ये सीक्वेंस याद है तो ये प्रेसिडेंस आप आराम से कर ले जाओगे। तो ये हायर टू लोअर या लोअर टू हाई जरूर ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आप गलत कर दें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट लिस्टेड बिलो एन असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, मेथड इन्वोकेशन और ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्टेटमेंट। यानी कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट है, कौन सा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है, कौन सा फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट या ऑब्जेक्ट क्रिएशन का स्टेटमेंट है। तो देखिए यहां पे आप देख पा रहे होगे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है। ये आपका जो इसमें पहला स्टेटमेंट दिखा है, लिखाई पड़ रहा होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो प्रिंटलन क्या है? ये फंक्शन है, फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग को हम लोग उसमें जो लाइन दिखी थी उसको क्या कहेंगे? मेथड इन्वोकेशन, मेथड कॉल किया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखा है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, कोई वैल्यू दे दी गई, तो ये क्या हो रहा है? वैल्यू असाइन हो रही है। तो वैल्यू असाइन हो रही है इसलिए इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर कहेंगे, ये वैल्यू असाइन कर रहा है। और उसके बाद यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कहें इसको या कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कहें, तो इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या ऑब्जेक्ट क्रिएशन कह दिया गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कार इज क्रिएटेड एंड स्टोर्ड द वेरिएबल हाइब्रिड। उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला देखिए प्लस प्लस लिखा है, तो प्लस प्लस हमारा कैसा है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो ये चारों आपके हो गए, आपको खाली पहचानना था, ये लिस्ट में दिया गया जो भी है। जहां कहीं कुछ ऐसा बताया जाए कि हाँ ये गलती हो जाती है, उसको नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है गिव द डिफरेंस बिटवीन स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो क्लास में जो बताया गया था वो तो आपको कॉपी से ही पढ़ना है, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है उसको आप देख लीजिए और मतलब समझ लीजिए। पहला पॉइंट लिखा गया है स्विच स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ओनली द इक्वालिटी ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल। स्विच केस में सिर्फ इक्वालिटी चेक की जाती है, जबकि इफ एल्स में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सब कुछ मैच किया जाता है, ठीक ना, विद अ गिवन सेट ऑफ वैल्यू। व्हाइल इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग आर्बिट्रेरी बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं सारे इसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इफ एल्स कैन हैंडल ओनली प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी इफ एल्स में आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग सब कुछ यूज किया जा सकता है इफ कंडीशन में, और स्ट्रिंग भी यूज किया जा सकता है। जबकि जो है ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे स्विच लिख देना चाहिए। स्विच कैन हैंडल ओनली प्रिमिटिव टाइप एंड स्ट्रिंग वैल्यू। प्रिमिटिव टाइप में यहाँ पे
प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या हो गया आपका कि इंट स्पेस, ये प्रिमिटिव टाइप भी ना लिखो, इंट प्रिमिटिव टाइप लिख दो, INT इंटीजर प्रिमिटिव टाइप, या आपका यहां पे लिख सकते हैं कैरेक्टर। हमें मालूम है हम लोग केस जो बनाते हैं वो आपका या तो केस 1 केस 2 होता है और या तो केस A केस B होता है, इस तरीके से। और जो आपका इफ एल्स होता है वो आपका सारे तरीके के डेटा टाइप यूज करता है, इफ एल्स कैन हैंडल ऑल डेटा टाइप्स। और यहां पे स्विच केस में इंट या इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू खाली आपकी यूज की जाती हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए मेन। उसके बाद जो है नेक्स्ट है व्हाट इज एन इनफाइनाइट लूप, राइट एन इनफाइनाइट लूप स्टेटमेंट। तो इनफाइनाइट लूप वो लूप जो रुके ना, चलता ही रहे, एग्जीक्यूट होता ही रहे, बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करता रहे। एन इनफाइनाइट लूप इज लूप whose body executed continuously, infinite loop using while। अब यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल दे दिए गए, यानी इनफाइनाइट लूप कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। while लूप में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, while ट्रू लिख दीजिए, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज कर दिया, और बीच में कोई स्टेटमेंट दें या ना दें। लेकिन जब जब while लूप में आप यहाँ पे आओगे तो ये बार बार ट्रू मिलेगा, फिर नीचे आओगे फिर बार बार ट्रू मिलेगा, फिर नीचे आओगे, तो ये रुकेगा ही नहीं, ये चलता ही रहेगा आपका। तो इसको इनफाइनाइट लूप कह सकते हैं। फॉर लूप में अगर लिखना है तो आप स्टार्टिंग, एंडिंग और अपडेशन तीनों चीजें ना दीजिए, खाली कॉमा कॉमा लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। और ब्रैकेट आप स्टार्ट कर दीजिए और बंद कर दीजिए। इसके अंदर अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहें तो आप करा भी सकते हैं, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया आपका। ऐसे ही डू वाइल लूप और वाइल लूप तो मैच करता हुआ है, क्योंकि दोनों में वाइल वाइल होता है। तो इसमें भी आपका वही ट्रू वाला एग्जांपल दिया गया। डू लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, और फिर उसके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखना चाहे लिख दें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर आपने वाइल ट्रू लिख दिया और सेमीकोलन। तो ये भी लूप परमानेंट चलता ही रहेगा, ये अपने आप रुकेगा ही नहीं। और रुकेगा कैसे, अगर इसके अंदर तीनों लूपों के अंदर अगर इफ कंडीशन लगा के और कोई ब्रेक स्टेटमेंट लिखा जाए तो ये रुक सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट लूप के एग्जाम्पल। फिर आप बच्चों याद कर लीजिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूं कि कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें कंस्ट्रक्टर का एक थ्योरी का क्वेश्चन ना आए, ये बिल्कुल प्रीफिक्स है। तो आप कंस्ट्रक्टर का जितना भी पढ़ाया गया है डेटा सारा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका ये दो नंबर का अभी पक्का समझ लीजिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। आपको ये जरूरी नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आ जाए, कंस्ट्रक्टर का पूरा थ्योरी जो भी पढ़ाया गया है। और व्हेन इट इज इन्वोक्ड, ये कब कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर क्या है। तो आपको यहां पे लिखा है कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास यूज्ड टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज इन्वोक्ड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, जो क्लास के ग्लोबल वेरिएबल हैं यानी डेटा मेंबर, उनको उनकी इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज कराने के लिए यूज किया जाता है। कि ऊपर ग्लोबल वेरिएबल में अगर INT A है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर A = 0 लिखा जाता है। अगर ऊपर फ्लोट B है तो कंस्ट्रक्टर के कर्ली ब्रैकेट के अंदर B = 0.0f लिख दिया जाएगा। तो इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। और ये कॉल कब होता है, इन्वोक का मतलब कॉल करना। तो कॉल कब होता है, जब आप जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो। तो आपको याद होगा, मान लीजिए क्लास का नाम कार है, तो जब ऑब्जेक्ट बनाओगे कार obj = न्यू कार, कार ये जब लिखोगे तो इसमें ये तो क्लास का नाम हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए हो गया, और ये जो लिखा है ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग है, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग या कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, इसी पार्ट को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका बता दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, लिस्ट द वेरिएबल फ्रॉम दोज गिवन बिलो दैट आर कंपोजिट डेटा टाइप। आपका एरे कहीं दिया हो तो ये कंपोजिट है,
कहीं भी आपका जो है स्ट्रिंग का दिया हो कुछ तो उसको आप कंपोजिट कह दीजिएगा, और कहीं आपका ऑब्जेक्ट दिया हो तो वो भी आपका कंपोजिट है। अब देखिए यहां तो इंट दिया है, ये तो प्रिमिटिव है, ये एरे दिया है, ये कंपोजिट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ये कंपोजिट हो जाएगा, ये आपका बूलियन है, ये तो प्रिमिटिव है, ये कैर है, ये भी प्रिमिटिव है, ये स्ट्रिंग है तो ये आपका कंपोजिट हो सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा आर बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैर, और उसके बाद जितना ऑल अदर डेटा टाइप जैसे एरे, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, ये सब कंपोजिट डेटा टाइप हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में सबका अलग अलग बता दिया गया है। ये x जो है ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है आपका, ठीक है ना, x प्रिमिटिव डेटा टाइप है, और ARR आपका जो है ARR ये कंपोजिट डेटा टाइप दिखा रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ऐसे ही आपका जो है ये मैंने टिक लगा दिए हैं, ऑब्जेक्ट है ये भी इस तरीके से देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उनका नंबर डाल के उनको बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द आउटपुट। यहां पे स्ट्रिंग में ग्रेट स्टोर कराया गया है str1 में, और str2 में आपका माइंड्स स्टोर कराया गया है। तो जब भी आपका आउटपुट आए स्ट्रिंग का तुरंत इंडेक्स नंबर डाल दीजिए, 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4। अब इसके बाद देखिए यहाँ क्या हो रहा है, SOPLN का मतलब तुरंत प्रिंट हो जाएगा, str1 डॉट सबस्ट्रिंग 0,3। तो सबस्ट्रिंग क्या, जब दो फॉर्मेट होते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग, तो एंडिंग से कम तोड़ता है, तो 0,3 का मतलब 0 से 1 तक तोड़ेगा। तो 0 से 1 तक आप देख पा रहे हो GR है, तो यहाँ पे इस पार्ट के लिए आपका GR आ जाएगा, GR। आगे देखें तो आगे यहाँ पर कॉनकैट फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे str2 में क्या निकल रहा है। तो str2 में 1 दिया है, और 1 का मतलब यहाँ पे INDS ये आपका निकलेगा, INDS। तो ये GR और INDS आपस में कॉनकैट का मतलब क्या है, जोड़ दें, तो आपका ये हो जाएगा GRINDS, ग्राइंड्स, ये इसका आउटपुट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पहले से प्रीडिफाइंड स्ट्रिंग दे दी गई WH, तो ये तो रहेगी। और यहाँ पे देखें str1 डॉट सबस्ट्रिंग 2, तो इसका मतलब 2 से लास्ट तक का, तो 2 का मतलब EAT, तो ये इस पार्ट से आपका EAT निकलेगा। और फिर ये 2 अपर केस का मतलब ये अपर केस हो जाए, तो EAT जो निकला है ये अपर केस हो जाएगा। इसका मतलब इसको आपको हटाना पड़ेगा, ये आपका EAT अपर केस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे EAT अपर केस हो गया, EAT, और उसके बाद ये WH तो इसमें ऐड होगा कॉनकैट के रूप में, तो WH ये और ऐड हो गया, तो ये आपका व्हीट आंसर आ जाएगा। ये ग्राइंड आया और ये व्हीट आया, दोनों आउटपुट आपके सामने लिखे हैं, और ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए हैं x और y, x में आपकी माइनस की वैल्यू है और y में आपका पॉजिटिव वैल्यू है, दोनों डबल टाइप की हैं। अब देखिए आप पहले मैथ डॉट सील फंक्शन हो रहा है, तो सील में क्या बताया गया था कि कुछ भी आपका अगर हाँ सील के दोनों एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, अगर माइनस, पहले पॉजिटिव में ले लेता हूं, अगर प्लस 6.35 होता तो सील फंक्शन इसको क्या कर देता, 7.0 कर देता। अगर ये प्लस में होता तो ये 7.0 कर देता, और अगर माइनस में है 6.35 तो ये क्या करता है, ये कोई चेंजेस नहीं करता इंटीजर पार्ट में, ये माइनस का माइनस ही बनाए रहेगा, 6.0 कर देगा। तो इससे आपका यहाँ पर 6.0 मिला, -6.0 मिला, और एबीएस फंक्शन क्या करेगा, इसको पॉजिटिव में चेंज कर देगा, यानी कि ये इसका रिजल्ट 6.0 हो जाएगा। पहले अंदर वाला फंक्शन वर्क करता है, उसके बाद बाहर वाला फंक्शन वर्क करता है। फिर मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, दोनों में बड़ी वैल्यू ढूंढेगा, तो 14.74 ये आपकी बड़ी वैल्यू है, और ये किसको मिली, रिंट को मिली,
तो रिंट फंक्शन कैसे वर्क करता है देख लीजिए। रिंट फंक्शन में जैसे आपका ये वैल्यू कौन सी मिली 14.74 ये आपकी रिंट की वैल्यू मिली है। तो आप यहां समझ लीजिएगा कि पॉइंट के बाद में जो पहली डिजिट है ये अगर आपका 5 से 9 के बीच है, 0.5 से 0.9 के बीच में है तो ये सील जैसा वर्क करेगा। और अगर आपका पॉइंट के बाद पहली डिजिट जो है वो आपका 1 से 0.1 से 0.4 तक है तो ये आपका फ्लोर जैसा वर्क करेगा। आपको एक वीडियो भी बना के दी थी, उससे आप एक बार देख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से ये 7 है तो ये सील जैसा वर्क करेगा। और सील में हमने अभी भी देखा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है और पॉइंट के बाद 0 कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ये 4 जो है 0 कर दिया जाएगा और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को बढ़ा दिया जाएगा यानी 15 कर दिया जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 15.0। ये हो जाएगा इसका रिजल्ट 15.0। यहाँ पे आंसर भी मैच कर लीजिए अगर चाहें तो। ये आपका आया था 6.0 मैंने बताया अभी, तो ये आपका 6.0 यहाँ दिखाई पड़ रहा है और ये आपका 15.0 आया है दूसरे का। नेक्स्ट है कि आपका ये टर्नरी ऑपरेटर में लिखा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर को इफ एल्स में कन्वर्ट करो और इफ एल्स को टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका जो भी तरीका दिया, ये जो भी स्टेटमेंट दिया है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इफ एल्स में। तो इफ एल्स में सबसे पहले आपको कंडीशन देखनी होती है और यहाँ पे देखिए जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होंगे उनको पहले डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रिंग, ये देखिए डिक्लेयर कर दिया गया, स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया गया, ग्रेड। और कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है इसलिए हम और कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जो कंडीशन होती है उसको उठा के आप कंडीशन में इफ में रख दीजिए, कर्ली ब्रैकेट खोला। आप देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ए अपनी वैल्यू को ग्रेड में दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए अपनी वैल्यू को ग्रेड में दे देगा तो ग्रेड इज इक्वल टू ए कर दिया गया अगर कंडीशन ट्रू होती है। फिर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन साइन में जाएगा कंडीशन फॉल्स होने पर। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कंडीशन फॉल्स होने पर कोलन साइन में आप जा रहे हैं और कोलन साइन का मतलब एल्स होता है। लेकिन क्योंकि यहां और कंडीशन दी गई हैं इसलिए हम यहाँ पे एल्स इफ भी लगा सकते हैं या एल्स के अंदर इफ लगा सकते हैं। ये एल्स लिखे और ये इफ जो है नीचे कर दें और एल्स इफ से भी चल जाएगा आपका, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप एल्स इफ को ही आओगे और यहाँ कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप कोलन साइन में जाओगे। और जब कोलन साइन में गए तो यहाँ फिर से एक कंडीशन मिल गई, इसका मतलब आपको यहाँ एल्स इफ लगाओ या एल्स के अंदर यहाँ पे इफ लगाओ और फिर से आपने वो कंडीशन लिख दी। अब यहाँ पे भी वही है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्वेश्चन मार्क में क्या है, बी अपनी वैल्यू को ग्रेड में स्टोर कर देगा या बी ग्रेड में स्टोर हो जाएगा। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर बी को ग्रेड में स्टोर कर दिया गया, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कोलन साइन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये अपनी वैल्यू जो है ग्रेड में स्टोर हो जाएगी। तो ये जो कोलन साइन वाला पार्ट था ये क्या था, एल्स वाला होता है। तो क्योंकि इसके आगे और कोई कंडीशन नहीं है तो फाइनली आपने एल्स लगा दिया और यहाँ पे ग्रेड में सी को स्टोर करा दिया। तो इस तरीके से आप जो आपको बुकलेट दी गई है वहां पे इकट्ठे ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो भी अभी तक आए हैं या कुछ नए क्वेश्चन हैं, तो आप उनको जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका मिलेगा जरूर। चाहे इफ एल्स इफ दिया हो तो उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करना हो या ये दिया है तो इसको इफ एल्स इफ में कन्वर्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे वैल्यू आप देख लीजिए, फटाफट सॉल्व कर देते हैं। पहले देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, ये दो आउटपुट आ रहे हैं। बच्चों आपसे ये गलती होगी या हो जाती है ज्यादातर बच्चों से, तो हमने हमेशा आपसे कहा है कि जो पेपर आप सॉल्व सोल्यूशन देख रहे हो जहां जहां हम बताएं कि ये गलती हो जाती है तो वहां पे आपको नोट कर लेना है। क्या देखिए, जैसे यहाँ पर दो आउटपुट आएंगे आपके, दो एसओपीएल हैं, तो एक तरीका ये हो सकता था कि यहाँ पे नंबर 1 डाल देते और फिर यहाँ पे नंबर 2 डाल देते, ऐसे करके। तो क्या होता, आप यहाँ पे नंबर 1 का आउटपुट ये आया और नंबर 2 का आउटपुट ये आया, इस तरीके से लिखते। लेकिन क्योंकि यह नंबरिंग नहीं पड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ
इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले उस पोर्शन में जो भी चेंजेस होगा वो नीचे इफेक्ट डालेगा। अगर नंबरिंग पड़ी होती तो ऊपर वाला पोर्शन ऊपर वर्क करता और नीचे वाला पोर्शन अलग वर्क करता, लेकिन क्योंकि यहाँ नंबरिंग नहीं है इसलिए ऊपर वाले का रिजल्ट का इफेक्ट नीचे आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपका जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू 5 है और प्लस प्लस करेंगे तो पोस्ट में क्या होता है, जहां पर चेंज हो रहा है वहां चेंज नहीं होगा पोस्ट में, चाहे इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो। इसका मतलब यहाँ पे आपका 5 ही रहेगा, लेकिन वो चेंज जो होना तो फिक्स है ना, तो वो चेंज कहाँ दिखाई पड़ेगा, अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप चाहे इसके सामने दिया हो और चाहे नीचे दिया हो, तो जब नीचे गए आप तो यहाँ पे ए प्रिंट कराया जा रहा है, तो 5 कहां पर रहेगा, जहां पे ये हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट वहां 5 रहेगा। लेकिन जो इसके प्लस प्लस होकर 6 वैल्यू आएगी वो कहां जाएगी, वो आपका जस्ट नीचे, तो यहां पर ये आपका 6 दे देगा रिजल्ट। उसके बाद अब ए की वैल्यू 5 नहीं रह गई, अब ए की वैल्यू 6 हो चुकी है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दे रहे हैं, a माइनस इज इक्वल टू a माइनस माइनस और उसके बाद आपका माइनस 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 ए ऐसे दिया गया है। तो यहां पर हमने बताया था इक्वल साइन से पहले अगर कोई भी ऑपरेटर आ जाए तो आप जान जाइएगा कि ये ऑपरेटर आपका जो है यहाँ पे आपका पैरेंथेसिस ब्रैकेट ऑन करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 6 हो चुकी है वैल्यू, यहां से वैल्यू रखना चालू कीजिए, 6 माइनस इज इक्वल टू की जगह पे आपको यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ये ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और फिर ए की वैल्यू 6 है और यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पोस्ट में चेंज नहीं होगी वैल्यू, यहाँ पर चेंज नहीं होगी, चेंज अगले स्टेप पे जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 ही रहेगा आपका, फिर माइनस, और जो माइनस माइनस होकर 6 से कितना हो जाना चाहिए 5, तो ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे 5 जाएगा। जब यहाँ पे 5 पहुंचा तो देखो ये क्या कर रहा है, प्री डिक्रीमेंट कर रहा है, तो यानी कि तुरंत चेंज कर दे, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये यहां से यहां 5 पहुंचा और ये 5 को 4 बना देगा, तो ये 4 हो गया। अब आपका 6 माइनस 4 तो आपका कितना आ गया 2, और यहाँ पे आपका बाहर 6 दिए ही है, तो 6 माइनस 2 आपका 4। तो पहली वैल्यू आपकी 6 आई और दूसरी वैल्यू आपकी 4 आई, 6 और 4, इस तरीके से आपका ये सॉल्व किया गया है। आपका यहाँ पे पूछा गया है रिटर्न डेटा टाइप, ये भी मैंने आपको अभी लेटेस्ट के जो पेपर सॉल्व करवाए थे उसमें बताया था कि जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन हैं आपके मैथ क्लास के, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग, ये 3 तरीके के मेन आपके फंक्शन यूज कर रहे हो आप लोग, तो इसके रिटर्न टाइप जरूर सारे याद होने चाहिए सब बच्चों को, कि आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का ये भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपेयर टू किस चीज में यूज होता है, पहले ये सोचो, तो कंपेयर टू 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और इंटीजर वैल्यू देता है, यानी उनके कैरेक्टर्स का डिफरेंस देता है। और इक्वल्स क्या करता है, 2 स्ट्रिंग को मैच करता है लेकिन उसमें बूलियन रिजल्ट देता है, ट्रू फॉल्स। तो ये कंपेयर टू तो इंटीजर वैल्यू रिजल्ट देगा और आपका इक्वल्स जो है ट्रू फॉल्स देगा, यानी कि बूलियन रिजल्ट देगा। इस तरीके से आपके ये आंसर हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेंटेसा, इसमें पहचानना है एक तरीके से आपको। आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक वैल्यू पॉइंट में स्टोर है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज किया गया और इंडेक्स ऑफ फंक्शन में डॉट लिखा है, डॉट का इंडेक्स नंबर डालें, तो जैसे ये 4.3756 लिखा है, तो ये स्टोर किस में है, स्ट्रिंग में स्टोर है, इसका मतलब इसके अंदर इंडेक्स नंबर डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5, ये इंडेक्स नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पे डॉट इंडेक्स ऑफ का क्या मतलब होता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है। तो ये जो स्ट्रिंग है ये है भले ही नंबर, लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग में स्टोर है तो इसको हम कैरेक्टर्स मानेंगे और इसमें डॉट का इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो डॉट का इंडेक्स नंबर, डॉट कहाँ पे है, 1 इंडेक्स नंबर पे है, तो यहाँ पे n में क्या पहुंच जाएगा, 1 पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे s डॉट सबस्ट्रिंग 0, n, तो 0 और n में क्या आया है 1, तो जो भी एंडिंग होती है उससे एक कम लेता है, तो यानी कि यहाँ पे 1 है तो 1 से एक कम क्या हो गया 0, यानी 0 से तोड़े 0 तक, तो 0 पे क्या है आपका 4 है, तो ये 4 यहाँ पे टूटेगा और क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है 4, तो
हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंटीजर डॉट पारसाइन टी। तो इंटीजर डॉट पारसाइन टी क्या करता है, ये जो 4 स्ट्रिंग में आपका टूटा है इसको न्यूमेरिक फॉर्म में बदल देगा। इंटीजर डॉट पारसाइन टी का फंक्शन किसी भी स्ट्रिंग में जो न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर है उसको प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका यहाँ पे ये 4 स्टोर हो जाएगा आकर। और फिर यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, एस डॉट सबस्ट्रिंग n प्लस 1। तो n में आपका क्या था, 1 था, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसको जब 2 मिला तो इसका मतलब जब एक इंडेक्स नंबर सबस्ट्रिंग को दिया जाता है तो वहां से आखिरी तक पूरा तोड़ देता है। तो ये आपका 3 7 5 6 ये पूरा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये किसको मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन को। वैल्यू ऑफ फंक्शन भी वही काम करता है कि जब कन्वर्ट करने का, अगर यहाँ इंटीजर लिखा है इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है तो जो भी यहाँ है वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से। तो क्योंकि इंटीजर लिखा है तो ये आपका 3 7 5 6 ये टूटेगा यहाँ से और ये वैल्यू ऑफ से आप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा 3 7 5 6 यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो है अब इसके बाद क्या किया, हाँ अब यहाँ पे आप अगर ये पूछा गया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी और इसकी मेंटेशा की, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपका यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू आपका 3 7 5 6 है, 4 और 3 7 5 6। तो मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे 4 दिखा दिया गया है और दूसरा नीचे हम दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पे ये 3 7 5 6 मेंटेशा की वैल्यू आई है। इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज और जो थोड़ा सा नहीं भी बताया जाता है कहीं और बच्चे डरते भी हैं इस फंक्शन से। कौन सा फंक्शन, रैंडम फंक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें आपको। तो यहाँ पे देखिए ये रैंडम फंक्शन क्या करता है, जैसे आप जो है इंटरनेट पे कोई भी ऐप लोड करते हो तो अगर उसमें कोई कैप्चा कोड मतलब कुछ रैंडम कैरेक्टर्स या न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स किसी एक टेक्स्ट बॉक्स में भरने होते हैं और अगर आप उसको बदलना चाहो तो आप उस पर कोई बटन दी गई होगी उसके आसपास जो चेंज कैप्चा लिखा होगा, क्लिक करोगे तो फिर से आपका नया कैप्चा आ जाता है बिल्कुल। तो रैंडम का मतलब है रैंडमली आपका जो है वैल्यूज को प्रोवाइड करना है, यानी कोई भी फिक्स सीक्वेंस नहीं होगा। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, ये आपका 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, 0.0 0.1 0.2 और ऐसे ही आपका ये 1 के बीच की वैल्यू आगे बढ़ाते चले जाइए, ये वैल्यू देता है 0 से 1 के बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू कोई भी आ सकती है, यानी जितनी बार इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट कराओगे उतनी बार आपका आउटपुट बदल बदल के आएगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं होती है। अब यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कभी भी आपका आउटपुट के रूप में पूछा नहीं जाएगा। तो यहां पे भी ये आउटपुट के रूप में नहीं पूछा गया है, यहां पे ये पूछा गया हाउ मेनी टाइम्स डज द लूप एग्जीक्यूट। ये लूप के बारे में पूछा गया, लूप कितनी बार चलेगा। तो आप देखिए ये लूप 0 से लूप निकालने का तरीका सीख लीजिए। ये 0 से लेस देन 3 का मतलब क्या हुआ, 2 तक चलेगा। लेस देन 3 मतलब 2 तक। तो ये क्या चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा और 2 चलेगा, यानी 3 बार चला ये वाला लूप। ये वाला लूप 3 टाइम्स चला। और ये वाला लूप जरा देखें, ये 0 से लेस देन 2 मतलब 1, तो कितनी बार चला, 0 चला और 1 चला, यानी 2 टाइम्स चला। तो ये आपका 2 टाइम्स चला और ये आपका 3 टाइम्स चला। तो जब कभी भी नेस्टेड लूप हो तो आप नंबर ऑफ टाइम्स पहला लूप और नंबर ऑफ टाइम्स दूसरा लूप निकाल कर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 3 टाइम्स चला था, ये 2 टाइम्स, यानी टोटल आपका 6 टाइम आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 टाइम, जो पहला वाला है। उसके बाद पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज स्टोर्ड इन वेरिएबल नंबर। रेंज के बारे में पूछ रहा है, तो यहां पे आंसर इसका हो जाएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूं।
ये देखिए, ये आपका लिखा मैथ डॉट रैंडम रिटर्न्स अ वैल्यू बिटवीन 0 इंक्लूसिव एंड 1 एक्सक्लूसिव, यानी 0 से 1 के बीच में। अब इसमें मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है, तो अगर ये आपका 0.1 है और मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 ये बन जाएगा। विल बी इन रेंज 0 to 10, यानी कि ये जो 0 to 9 होता, ये मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 0 to 10 हो जाएगा। सॉरी, 0 to 1 को ये पॉइंट में जब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 0 to 10 हो जाएगा। ये बताया जा रहा है इसमें, ये मल्टीप्लाई करके भी दिखाया गया है। ठीक है, तो 0 to 10 और 1 नहीं लेता है, 1 से एक पहले तक का, यानी 9 तक, तो ये 9 तक जाएगा। आपका 0 से ले रहा है ना 10 वैल्यू, तो इस तरीके से इसकी रेंज 0 से 9 तक हो जाएगी आपकी। तो इसमें आउटपुट नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इससे डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग क्लास, ये क्लास दे दी गई और यहाँ पे इसके क्वेश्चंस आपके हैं, मैं दिखाई दे रहा हूं क्या है। हाँ, 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, नेम द वेरिएबल फॉर विच ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। ये क्वेश्चन पूछा गया, नेम द वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम बताइए, विच फॉर विच ईच ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास विल हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट कॉपी। यानी कि हमने आपको बताया था 2 तरीके के यहाँ ग्लोबल वेरिएबल क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, एक आपका स्टैटिक कीवर्ड से और एक का आपका विदाउट। ये ग्लोबल वेरिएबल की बात कर रहे हैं जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मैं इसका फंडामेंटल बता दे रहा हूँ। अगर जो ग्लोबल वेरिएबल है, अगर उनको स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करते हो तो यही वेरिएबल, एक क्वेश्चन और आंसर समझ लीजिए कि एक पूछा जाता है क्लास वेरिएबल क्या होता है, ये पूछा जाता है। तो किसी भी वेरिएबल को, ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय अगर स्टैटिक लगा दें तो यही आपके सारे वेरिएबल x और y ये आपके क्लास वेरिएबल बन जाते हैं। और ये क्लास वेरिएबल जो भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया गया होगा उसके लिए एक ही मेमोरी बनाते हैं। जैसे ओबीजे हम कहें तो यहाँ पर एक ही मेमोरी बनेगी बच्चों, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, OBJ1 OBJ2, 2 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। तो अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली प्रोग्रामिंग में स्टैटिक टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या होगा, आपकी एक मेमोरी बनेगी और जितने भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए, जैसे एक्स वाई, तो एक्स वाई के लिए अलग अलग मेमोरी बन जाएगी। और यहां पे दूसरा वेरिएबल दिखाया गया जिसमें इंस्टेंस वेरिएबल दिखाया गया है। ये क्लास वेरिएबल है और ये इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होगा, अगर आपके 2 ऑब्जेक्ट हैं तो OBJ1 अलग मेमोरी बनाएगा, किसके लिए, A और B के लिए, और OBJ2 अलग मेमोरी बनाएगा A और B के लिए। ये जो वैल्यू स्टोर कराई गई हैं यहां पर 3 और 4 स्टोर हो जाएगी, और यहां पे आपका 2 और 3 इसको भी मिली वैल्यू, और 2 और 3 इसको भी वैल्यू मिली। अब यहां पे समझो क्या कह रहा है कि जब आप क्लास वेरिएबल बनाते हो तो उस क्लास के कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए गए हों वो एक ही मेमोरी बनाते हैं, ऊपर डिक्लेयर किए गए क्लास वेरिएबल यानी x और y के लिए एक ही मेमोरी बनाते हैं। अब OB1 से अगर हम कोई भी चेंजेस करें x y में तो वो चेंजेस, मान लीजिए OB1 से हम x की वैल्यू को 13 कर दें और y की वैल्यू को 24 कर दें, तो ये वैल्यू खाली OB1 में ही नहीं रहेगी, OB2 को भी यही वैल्यू मिलेगी। पहले 3 और 4 जब थी वैल्यू तब भी OB1 OB2 को सेम वैल्यू मिल रही थी। अब OB1 ने कुछ चेंज कर दिया अगर, तो चेंज भी दोनों को एक ही जैसा मिलेगा। ये आपका क्लास वेरिएबल के लिए है, क्लास वेरिएबल। और ये क्लास वेरिएबल आपका कैसे होते हैं, जब स्टैटिक कीवर्ड से इनको हम डिक्लेयर करते हैं। और अगर हम नॉन स्टैटिक यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल की बात करें तो OB1 AB के लिए अलग मेमोरी बनाएगा और OB2 अलग मेमोरी बनाएगा।
और दोनों को सेम वैल्यू मिल गई। लेकिन अगर OB1 इन वैल्यू ए की और बी की वैल्यू में कोई चेंजेस करता है तो वो चेंजेस OB1 के AB में रहेगा, OB2 के AB की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये बताया जा रहा है इसमें। तो ये आपको अपने शब्दों में मैंने बता दिया। अब यहां पर देखिए, ये डिस्टिंक्ट ओन कॉपी यानी अलग अलग कॉपी बनाई जाएगी। तो नेम द वेरिएबल, मतलब उन वेरिएबल्स के नाम बताओ जिसमें अलग अलग कॉपी बनती है। डिस्टिंक्ट ओन कॉपी, अलग, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग कॉपी बनती है। तो वो आपके क्या होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं ये वाले। तो उन वेरिएबल के नाम पूछे गए थे, तो आप यहां बता दो A और B जो आपका अलग अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। और यहां पे नेम द वेरिएबल दैट आर कॉमन टू ऑल ऑब्जेक्ट, यानी सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन मेमोरी बनेगी। तो कॉमन मेमोरी ये थी, तो ये कौन से वेरिएबल होंगे? ये आपके X और Y होंगे, X और Y होंगे जिसमें कॉमन मेमोरी बनती है। तो यहाँ पे एक बार ये भी पढ़ देते हैं क्या लिखा है। फॉर स्टैटिक वेरिएबल ऑल वेरिएबल ऑब्जेक्ट शेयर, यहाँ स्टैटिक वेरिएबल की डेफिनेशन भी समझ लीजिए दी गई है। ऑल ऑब्जेक्ट शेयर अ कॉमन कॉपी ऑफ मेमोरी, अपनी तरफ से जोड़े दे रहे हैं, ऑफ मेमोरी यानी कॉमन कॉपी ऑफ मेमोरी, यानी OB1 को भी वही मेमोरी मिलेगी, OB2 को भी वही मेमोरी मिलेगी। और वाइल फॉर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मतलब इंस्टेंस वेरिएबल, ईच ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स ओन कॉपी, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी बनाता है। देयरफॉर आंसर, पहले का आंसर क्या होगा? AB होगा। पहले का आंसर आपका ये AB है और दूसरे का आंसर आपका XY होगा, XY। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर, और ये अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। अब यहां पे देखिए, स्ट्रिंग में आपको एक वैल्यू स्टोर की गई, तो इसका मतलब तुरंत आप चाहें तो इंडेक्स नंबर डाल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो 1001 जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू के रूप में स्टोर किया गया है। और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या करता है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो ये आपका 1001 ये नंबर बन जाएगा इंटीजर टाइप का। और उसके बाद डबल डॉट वैल्यू ऑफ S कर रहे हैं, तो S में आपका वही वैल्यू स्टोर है। तो अब वो डबल में कन्वर्ट हो जाए तो डबल में क्या होगा? 1001.0 लग जाएगा अगर ये डबल में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब इसको प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट हो जाएगा X इज इक्वल टू 1001 आ जाएगा और Y इज इक्वल टू 1001.0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों आंसर आए हैं, X की वैल्यू 1001 है और Y की वैल्यू 1001.0 है, क्योंकि वो डबल में कन्वर्ट किया गया है। हाँ, अब लास्ट एक क्वेश्चन है, आपके दिखाई पड़ रहा होगा, मैं स्क्रीन को क्लियर कर दे रहा हूं। ये SOP-Ln से रिलेटेड, सॉरी एक और चीज है यहाँ पे देख लीजिए, एस्केप सीक्वेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे हो सकता, हाँ ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, आंसर इसका नीचे दिया गया है। क्वेश्चन आपका ये था, अगर आपने यहाँ पे SOP-Ln में डबल कोट्स के अंदर द किंग सेड और फिर ये स्लैश का साइन है, ये स्लैश का साइन दिया है, स्लैश और उसके बाद डबल कोट्स स्टार्ट किया, बिगिन एट बिगिनिंग एक्सप्लेनेटरी साइन, फिर ये स्लैश का साइन और डबल कोट्स बंद किया, टू मी ऐसे दे दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों याद रख लीजिए कि जावा में कुछ नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होते हैं। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मतलब ऐसे कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं होते हैं लेकिन होते हैं, मतलब आपके उसमें कैरेक्टर सेट में तो मौजूद होते हैं लेकिन कभी भी SOP-Ln के अंदर रखोगे तो प्रिंट नहीं होते हैं वो। तो वो क्या है? तो आपका यहाँ पर ये डबल कोट्स, ये कभी प्रिंट नहीं होता है। आपको मालूम है कोई भी मैसेज डबल कोट्स में लिखा जाता है हमेशा system.out.println में, लेकिन वो डबल मैसेज तो प्रिंट होता है लेकिन डबल कोट्स ये स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कभी प्रिंट नहीं होता है। ऐसे ही आपका सिंगल कोट्स, ऐसे ही आपका स्लैश का साइन, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, ये प्रिंट नहीं होते हैं। अब जावा में ये सुविधा दी गई है कि अगर इन कैरेक्टर्स को प्रिंट कराना हो तब, यानी हम चाहते हैं कि जो भी मैसेज प्रिंट हो उसमें कुछ पार्ट डबल कोट्स में आ जाए, तो यहाँ पे सुविधा दी गई है कि ये स्लैश साइन जो है ये कॉमन है।
आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर या एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं इसको। ये क्या होते हैं, /n/t, ये आपने दो तो यूज किए हैं, बाकी बुक में देखिएगा और भी होते हैं। तो ये स्लैश साइन कॉमन है। अब यहाँ पे क्या किया गया, अगर आपको डबल कोट्स प्रिंट कराना है तो आप यहाँ पे स्लैश के बाद डबल कोट्स लगा दीजिए, और जो भी यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे हेलो लिखा ऐसे, और ये एक मिनट हेलो लिखा और आप चाहे तो हेलो डबल कोट्स में आ जाए, तो स्लैश लगाकर फिर से डबल कोट्स लगा दीजिए। तो क्या होगा कि स्लैश के बाद जो भी लिखा होता है वो अगर नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है तो वो प्रिंट हो जाता है। तो ये डबल कोट्स प्रिंट हो जाएगा और आपका आंसर में हेलो जब प्रिंट होगा तो उसके अगल बगल ये डबल कोट्स दिखाई पड़ेंगे। ये तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, द किंग सेड, इसमें तो यहाँ पे डबल कोट्स के साथ में स्लैश नहीं लगा है, इसलिए ये डबल कोट्स नहीं प्रिंट होगा, द किंग खाली प्रिंट होगा। यहाँ पे देखिए द किंग सेड, ये इतना प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे बिगिन एट बिगिनिंग में आपका ये स्लैश डबल कोट्स से स्टार्ट हुआ और स्लैश डबल कोट्स से बंद हुआ, इसीलिए आपका यहाँ पर बिगिन एट बिगिनिंग ये डबल कोट्स के अंदर आ गया है, और उसके बाद टू मी, और उसके बाद ये डबल कोट्स स्लैश के साथ नहीं है, इसलिए नहीं, ये डबल कोट्स नहीं प्रिंट हो गया। टू मी एक मैसेज की तरीके से प्रिंट हो जाएगा, तो टू मी एक मैसेज की तरीके से प्रिंट हो गया। तो आपका ये डबल कोट्स आया कैसे, स्लैश के साथ में लिखने से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ बताया भी गया है नोट में कि स्लैश डबल कोट्स इज एन एस्केप सीक्वेंस विच प्रिंट डबल कोट्स, जो डबल कोट्स को प्रिंट कर देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आज की क्लास आपकी हो गई। ठीक है बच्चों, गुड नाइट। गुड नाइट।